नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पहेली के बारे में, और वो है यहाँ की भाषाओं की पहेली। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत की नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा क्या है? अब देखिए, ज्यादातर लोगों से पूछने पर एक ही जवाब सुनने को मिलता है, हिंदी, है ना? पर क्या ये जवाब सही है? इसका जो असली जवाब है ना, वो शायद आपको चौंका सकता है। एक नज़र इस नक्शे पर डालिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक तरह से भारत की आत्मा की झलक है। इसमें जो हर रंग है, हर लिपि है, वो एक अलग भाषा, एक अलग संस्कृति को दिखाती है। और पता है, यही जो भाषाई विविधता है ना, वही इस सवाल को इतना इंपॉर्टेंट बना देती हैं। और ये रहा वो सच जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। हमारे भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया ही नहीं गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बहुत कॉमन गलतफहमी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर वो है क्या? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें दो शब्दों को समझना होगा। एक है राजभाषा और दूसरी है राष्ट्रभाषा। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, अगर वो समझ आ गया तो भारत की भाषा नीति भी समझ आ जाएगी। तो देखिए, सीधी सी बात है, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, ये वो भाषा है जो सरकार अपने कह सकते हैं ऑफिशियल कामकाज के लिए इस्तेमाल करती है, सिंपल। और दूसरी तरफ है राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज। ये वो भाषा होती है जो पूरे देश की एक कल्चरल पहचान बन जाए। और भारत के केस में हिंदी राजभाषा तो है, लेकिन कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। यह है सबसे बड़ा पॉइंट। तो फिर चलिए थोड़ा संविधान के पन्नों में झांकते हैं और देखते हैं कि इसे बनाने वालों ने इस मुश्किल सवाल का हल आखिर निकाला कैसे। ये तारीख ये बहुत खास है, 14 सितंबर 1949। यही वो दिन था जब काफी लंबी बहसों के बाद हमारी संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के तौर पर अपना लिया था। और हाँ, इसी वजह से तो हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब जरा संविधान के आर्टिकल 343(1) की डिटेल को समझते हैं। ये आर्टिकल एकदम साफ साफ कहता है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात भी है। बात यह है कि जो नंबर्स हैं, उनके लिए देवनागरी वाले अंक नहीं, बल्कि इंटरनेशनल फॉर्मेट, मतलब जो हम 1 2 3 लिखते हैं, उसे चुना गया। और देखिए, नंबर्स को लेकर लिया गया ये छोटा सा फैसला असल में एक बहुत बड़ी सोच को दिखाता है। वो सोच ये थी कि मकसद किसी एक भाषा को किसी पर थोपना नहीं है, बल्कि देश की जो ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है उसकी इज्जत करनी है। 22, ये जो नंबर है ना, ये भारत की भाषा नीति का एकदम दिल है, उसका केंद्र है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये हैं 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, और हर एक का अपना एक गहरा कल्चर है, अपना इतिहास है। इन 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची मतलब 8th शेड्यूल में जगह दी गई है। इसमें आप देखिए, असमिया, बंगाली से लेकर तमिल, तेलुगु तक, मतलब देश के लगभग हर कोने की भाषाएं शामिल हैं। और ऐसा किया क्यों किया? ताकि हिंदी के साथ साथ इन सारी अहम भाषाओं को भी प्रोटेक्ट किया जा सके और उन्हें भी आगे बढ़ाया जा सके। और ये वाकई में एक बहुत पावरफुल अधिकार है। आर्टिकल 350 ये पक्का करता है कि भाषा किसी भी नागरिक और सरकार के बीच में रुकावट ना बने। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी इंसान देश के किसी भी कोने में अपनी भाषा में सरकार तक अपनी शिकायत या अपनी बात पहुंचा सकता है। तो ठीक है, ये तो हो गई कानून की बातें, पर असल में डे टू डे सरकारी काम में ये पॉलिसी लागू कैसे होती है? चलिए अब इसे समझते हैं। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाने के लिए क्या किया गया है? पूरे देश को 3 रीजन्स में बांट दिया गया है, रीजन क, ख और ग। और ये जो बंटवारा है, ये इस आधार पर है कि किस रीजन में हिंदी का इस्तेमाल कितना होता है। तो जैसा यहां दिख रहा है, ये हैं वो 3 रीजन। रीजन क में वो राज्य हैं जिन्हें हम आमतौर पर हिंदी बेल्ट कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर आता है रीजन ख, जहां हिंदी काफी हद तक समझी जाती है, जैसे गुजरात, पंजाब। और फिर रीजन ग में बाकी के राज्य आ जाते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसका सीधा असर कम्युनिकेशन के टारगेट्स पर पड़ता है। मतलब केंद्र सरकार के ऑफिस से रीजन क को जो भी चिट्ठी पत्री जाएगी, उसका टारगेट है 100% हिंदी में होना। रीजन ख के लिए यही टारगेट 90% है और रीजन ग के लिए 55%। तो ये एक काफी प्रैक्टिकल तरीका है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं, जैसे अगर कोई कम्युनिकेशन हिंदी में आता है तो उसका जवाब हिंदी में ही देना होगा।
जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कोई रेजोल्यूशन या कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी करना ज़रूरी है। और एक बहुत ज़रूरी बात, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना फाइल वर्क हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी पॉलिसी सिर्फ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का सेट नहीं है। ये असल में एकता और विविधता के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक ऐसा सामंजस्य, एक ऐसी हार्मनी जो भारत की पहचान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। आर्टिकल 351 ये इस पूरी पॉलिसी की आत्मा है, ऐसा कह सकते हैं। ये कहता है कि हाँ, संघ का काम हिंदी को बढ़ावा देना है, लेकिन कैसे? दूसरी भाषाओं को दबाकर नहीं, बल्कि भारत की जो बाकी 21 भाषाएं हैं, उनसे शब्द लेकर, उनसे स्टाइल लेकर खुद को और अमीर बनाना है, ताकि एक ऐसी सामासिक संस्कृति, मतलब एक कॉम्पोजिट कल्चर तैयार हो सके, जिसमें हम सबका अक्स दिखें। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जहां हम अक्सर आइडेंटिटी को लेकर इतना तनाव देखते हैं, वहां भारत की ये भाषा पॉलिसी हमें क्या सिखा सकती है? ये एक साथ मिलकर रहने का एक कॉम्प्लेक्स, शायद थोड़ा अधूरा, पर यकीनन एक बहुत ही यूनिक मॉडल तो है ही। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।